बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि जब जिगर सिकुड़ जाता है, जब लिवर सिरोसिस हो जाती है, तो ऐसे मरीज में क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं। और हमने देखा कि ऐसे मरीज में ज़हनी गनूदगी आ सकती है, जिसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। ऐसे मरीज में खून की उल्टियां हो सकती हैं, जिसको हम हेमेटेमेसिस मेलेना बोलते हैं। ऐसे मरीज के पेट में पानी हो सकता है, ऐसे मरीज के गुर्दे फेल हो सकते हैं, और ऐसे मरीज की जिगर में रसूली या कैंसर बन सकता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे मुमकिन है कि हम मरीज को इन पेचीदगियों से बचाएं, और क्या इन पेचीदगियों से अगर बचाव मुमकिन है तो किस अंदाज पे मुमकिन है, किस तरीके से मुमकिन है, या सिरोसिस की पेचीदगियों से हम मरीज को कैसे बचाएं। तो नाजरीन, हम ये जिगर की जो अहम बीमारियां हैं, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लिवर कैंसर, हम सिरोसिस पे बात कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हमने देखना है कि लिवर सिरोसिस की पेचीदगियों से हम मरीज को कैसे बचाएं। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका था कि आम जो पेचीदगियां हैं वो है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी या ज़हनी गनूदगी, खून की उल्टियों का आना, पेट में पानी का जमा हो जाना, गुर्दों का फेल हो जाना, और जिगर में रसूली या कैंसर का बन जाना। और मैंने कहा था कि अगर एक तरफ इनका मौसर इलाज मौजूद है कि ये पेचीदगियां जब बन जाएं तो उनका इलाज मुमकिन है, तो दूसरी तरफ मैंने ये भी कहा था कि इन पेचीदगियों से यकीनी बचाव भी मुमकिन है। और आज की वीडियो में हमने देखना है कि ये बचाव हम कैसे करेंगे। तो इसका एक ही जवाब है कि बाकायदगी से अपना डॉक्टरी मुआयना। अगर मरीज बाकायदगी से अपना डॉक्टरी मुआयना करेगा तो बहुत चांस है कि मरीज इन तमाम पेचीदगियों से बच जाए, या अगर कोई पेचीदगी एक दफा हुई है तो वो पेचीदगी दोबारा ना आए। तो ये जरूरी है, ये अहम है कि डॉक्टर जब भी तशखीस हो जाए कि उसको लिवर सिरोसिस है, आए कोई पेचीदगी हुई थी और पता चल गया कि उसको तशखीस है, या उसको अल्ट्रासाउंड किया या डॉक्टर के साथ फॉलोअप में था और उसको पता चला कि उसके जिगर में सिरोसिस बन गई है, तो ऐसे इस तशखीस के बाद अगर वो बाकायदगी के साथ अपने डॉक्टर से मुआयना करता आता रहेगा, तो होएगा क्या कि डॉक्टर मुख्तलिफ टेस्ट करेगा, मुख्तलिफ एग्जामिनेशंस करेगा, और पता चलेगा कि आया इसमें कोई पेचीदगी पैदा हो रही है कि नहीं हुई। और अगर पेचीदगी नहीं है, अल्लाह करे ना हो, तो उसका तरियाक भी मुमकिन है। तो इन पेचीदगियों से बचाव की एक शर्त है, और वाहिद शर्त है, वो है बाकायदगी से अपना डॉक्टरी मुआयना। क्योंकि जितनी भी पेचीदगियां होती हैं ये एक रात में नहीं बनती हैं। ये पेचीदगियों के पैदा होने से पहले जब जैसे जैसे पेचीदगी आती है, पहले से पता चल जाता है कि अब इस मरीज में फलानी पेचीदगी आ रही है, आना शुरू हो गई है। तो फिर वो जब तक कि वो पूरी तरह आए, हम रास्ता उसका बंद कर देते हैं, हम कुछ इलाज कर देते हैं जिससे कि वो पेचीदगी वहीं पे रुक जाती है, बल्कि बाद में ठीक हो जाती है। तो जब बाकायदगी से डॉक्टरी मुआयना होगा, या आप ये ऐसा मरीज बाकायदगी से डॉक्टर के साथ मुआयना करेगा, तो हम डॉक्टर इसमें कुछ टेस्ट करते हैं और उसका एक स्कोर करते हैं, जिसका अमूमन ये बोलते हैं, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है लेकिन एक स्कोर होता है जिसको बोलते हैं चाइल्ड प्यू क्लासिफिकेशन। ये कुछ टेस्ट होते हैं कि इस टेस्ट के जरिए फिर हम उनको पॉइंट्स देते हैं, नंबर देते हैं, और फिर स्कोर देख करते हैं कि उस मरीज का स्कोर क्या बनता है। इसमें हम करते क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि आया जो मरीज हमारे पास है इसमें इंसेफेलोपैथी या ज़हनी गनूदगी है कि नहीं है, और दूसरा कि इसके पेट में पानी है कि नहीं है। अगर मरीज हमारे पास आए और उसको ज़हनी गनूदगी हो या उसके पेट में पानी हो, तो जितनी शिद्दत होगी उसी के मुताबिक हम उसको वो नंबर देते हैं, पॉइंट देते हैं। मसलन अगर एक शख्स है जिसमें कोई ज़हनी गनूदगी नहीं है, तो फिर हम उसको एक नंबर देते हैं, लेकिन अगर वो पूरी तरह बेहोश है तो उसको हम 3 नंबर दे देते हैं। इसी तरह अगर किसी शख्स के पेट में बिल्कुल पानी नहीं है तो उसको 1 नंबर देते हैं, और अगर उस शख्स के पेट में बहुत सारा पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, तो उसको 3 नंबर देते हैं। अगर दरमियान में होता है तो उसको हम
2 नंबर देते हैं। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये 2 टेस्ट जो हैं, ये बेहोशी या मदहोशी और पेट में पानी, ये क्लिनिकल्स हैं, यानी मरीज डॉक्टर जब देखेगा तो उसको पता चलेगा कि आया इसमें इंसेफेलोपैथी है कि नहीं है और इसके पेट में पानी है कि नहीं है। इसके बाद ये 3 टेस्ट जो होते हैं ये लेबोरेटरी के टेस्ट होते हैं कि हम उसका एल्बुमिन चेक करते हैं कि इस मरीज का एल्बुमिन कितना है, और इसका डायरेक्ट ताल्लुक है उसके खाने पीने से। अगर वो अच्छी खुराक करेगा, अच्छा खाना पीना खाएगा, तो उसका एल्बुमिन नॉर्मल होगा। जब उसका एल्बुमिन नॉर्मल होगा तो उसको 1 नंबर देते हैं, लेकिन अगर वो बहुत कम होता है तो उसको 3 नंबर देते हैं। इसी तरह अगर उसमें कोई खून वून आ रहा है उसके मुंह से, या उसका पीटी ज्यादा है, तो फिर उसी तरह उसको, या अगर नॉर्मल है तो 1 नंबर देते हैं, ज्यादा है तो 3 नंबर देते हैं। और एक और टेस्ट इसका किया जाता है, बिलिरुबिन का टेस्ट किया जाता है कि ऐसे शख्स का बिलिरुबिन क्या है। तो बिलिरुबिन नॉर्मल है तो 1 नंबर देते हैं, बिलिरुबिन ज्यादा है तो उसको 3 नंबर देते हैं। और उसके बाद जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर इसका ये स्कोर 5 या 6 है तो उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास ए है, कि ये बहुत ही बेहतर है और इसका सिरोसिस बिल्कुल कंट्रोल हालत में है। लेकिन अगर उसका स्कोर 10 या इससे ज्यादा है, टोटल 15 स्कोर हो सकता है, तो हम बोलते हैं कि अभी इसकी बीमारी काफी शिद्दत वाली हो गई है। तो एक तो ये होता है कि डॉक्टर आपका चाइल्ड स्कोर रिकॉर्ड रखता है और उसके मुताबिक वो फैसला करता है कि ये मरीज किस दर्जे में है, और उसी के मुताबिक फिर वो एक्शन करता है। अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के जरिए जिगर की साख का पता चलता है, जिगर की सतह कैसी है, इसमें कोई रसोली तो नहीं बनी, इसके पेट में पानी तो जमा नहीं हो रहा, उसमें जो वेन्स रगे हैं वो तो नहीं फूल रही। और फाइब्रोस्कैन के जरिए जिगर की अंदरूनी साख्त का पता चलता है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए जिगर के बैरूनी साख्त का पता चलता है। और कुछ टेस्ट होते हैं कि जो इसको अल्फा फीटोप्रोटीन बोलते हैं, तो अल्ट्रासाउंड अल्फा फीटोप्रोटीन के जरिए हमें फिर ये पता चलता है कि खुदा न ख्वास्ता इस शख्स में जिगर की रसोली तो नहीं बन रही। जिस तरह के मैंने कहा था कि जिगर की रसोली का एक ही इलाज है कि उसको इब्तदाई मरहले में इसकी तशखीस की जाए, और फिर तशखीस जब हो जाए तो इसका इलाज किया जाए। तो इसके लिए जो हमारे पास टेस्ट हैं वो अल्ट्रासाउंड है और अल्फा फीटोप्रोटीन है, या खून का टेस्ट है और डॉक्टरी मुआयना है। और इस पे आपके डॉक्टर को पता चल सकता है कि इस शख्स में कोई पेचीदगी तो नहीं हुई। अगर खुदा न ख्वास्ता इस शख्स जब आया आपके पास, उसने खून की उल्टियां की थी, तो फिर उसके हम एंडोस्कोपी करते हैं, और एंडोस्कोपी के जरिए उसकी रगें बंद कर देते हैं और दोबारा टांके लगाते हैं ताकि दोबारा खून की उल्टियां ना आए। अगर किसी शख्स को खून की उल्टियां खुशकिस्मती से नहीं आई लेकिन उसको सिरोसिस है, तो फिर भी हम उसकी एंडोस्कोपी करते हैं और देखते हैं कि आया खुदा न ख्वास्ता इस शख्स के मैदे में और खुराक की नाली में रगें फूली तो नहीं है। अगर रगें फूली हैं तो फिर हम उसको बैंड लगाते हैं ताकि ये रगें फट ना पाए, ये रगें ना पटें और इस शख्स को खून की उल्टियां ना आए। तो एक दूसरा तरीका होता है जिसके जरिए हम खून की उल्टियों से मरीज को बचाते हैं। सबसे अहम बात, अपना मेडिकल रिकॉर्ड बहुत सही रखिएगा कि जो भी सिरोसिस के मरीज हैं उनको अपना मेडिकल रिकॉर्ड एक सही फाइल रखनी चाहिए। इसको अपने सिम्टम्स जो जो इलामात अगर होती हैं, अगर वो देखता है कि किसी वक्त उसको थोड़ी सी गनूदगी आई या कभी खून की उल्टी आई या पेट भारी हुआ, तो वो लिख लिया करे कि इस तारीख पे मुझे ये इलामत आई। इसके बाद जितने भी उसके लेबॉरेटरी टेस्ट होते हैं उसको एक तरतीब वार रखना चाहिए। लेबॉरेटरी टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, या अगर सीटी स्कैन मशीन टेस्ट है, उनको तरतीब वार तारीख वार रखना चाहिए। इसके बाद अगर एंडोस्कोपी उसकी हुई है, 1 दफा हुई है, 2 दफा हुई है, वो रिकॉर्ड उसको प्रॉपर रखना चाहिए। जो दवाइयां डॉक्टर साहब ने उसको लिखी है वो नुस्खा वो डॉक्टर साहब का उसको एक तरतीब पे उसको रखना चाहिए। ये इसलिए जरूरी होता है कि जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उन इलामात को देखता है, उसके लेबॉरेटरी टेस्ट को देखता है, उसके अल्ट्रासाउंड को देखता है, अगर एंडोस्कोपी हुई है उसको देखता है, दवाइयों को देखता है, फिर फैसला करता है कि ये दवाइयां इस मरीज के लिए ठीक हैं, इन दवाइयों को तेज करूं या कम करूं, या कोई ऐसी पेचीदगी आ रही है जिसके से बचने के लिए, जिसकी प्रोफिलैक्सिस के लिए मैंने दवाई नहीं दी है, तो वो डॉक्टर वो दवाई लिख देता है ताकि उसको वो पेचीदगी ना आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 चीजें मरीज अपना मेडिकल रिकॉर्ड रखे, अपने इलामात की डायरी कि किस वक्त कौन सी इलामत आई, उसके तमाम लेबॉरेटरी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, उसका एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स और उसकी तमाम दवाइयों के रिकॉर्ड या डॉक्टर्स के नुस्खे।
جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائے وہ اپنا نسخہ سنبھال کے اور تاریخ وار رکھے، کیونکہ سیروسس کی بیماری ایک عمر بھر کی بیماری ہے۔ اگر ایک مریض کو سیروسس ہے تو وہ ساری عمر سیروسس ہی رہے گا، حتیٰ کہ اس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو جائے اور اس کا جگر بدل دیا جائے، تب تک وہ لیور سیروسس رہے گا۔ لیکن اگر ٹرانسپلانٹ بھی ہو جائے، جگر بھی تبدیل ہو جائے، پھر بھی اس کو اپنا ریکارڈ رکھنا ہوگا کہ آیا خدا نخواستہ ٹرانسپلانٹ کے بعد تو یہ بیماری دوبارہ نہیں آ رہی۔ تو جو سب سے اہم ضرورت ہے، ایک باقاعدگی سے ڈاکٹر کا معائنہ اور اپنا میڈیکل ریکارڈ تاریخ وار اپنے فائل میں رکھنا، ایک فائل بنانا۔ اب ڈاکٹر کے پاس وزٹ کب ہونا چاہیے؟ ایک تو ایک شیڈولڈ وزٹ ہے کہ ڈاکٹر نے اس مریض کو کہا ہوتا ہے کہ جی آپ 1 مہینے بعد آئیں، آپ 2 مہینے بعد آئیں، آپ 3 مہینے بعد آئیں، یا کوئی ٹائم دیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے بعد آئیں۔ ایک ہوتی ہے ایمرجنسی وزٹ۔ سیروسس کے مریض کو ایمرجنسی وزٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور وہ کس وقت ضرورت پڑے گی کہ اگر مریض خود یا مریض کے رشتہ دار دیکھے کہ اس میں ذہنی غنودگی آ رہی ہے، اس کی نیند کی جو سائیکل ہے وہ ریورس ہو گئی ہے، وہ دن کو سوتا ہے، رات کو اس کی نیند نہیں آتی ہے، اس کو بعد آتا ہے غصہ آتا ہے، یا زیادہ تر یہ بس ایسا خوابیدہ رہتا ہے۔ تو اگر ایسی علامات پیدا ہو گئی ہیں تو پھر ایمرجنسی وزٹ ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ اپنا معائنہ کرے۔ یا اگر خدا نخواستہ سیروسس کے مریض کو خون کی الٹیاں آئیں یا اس کا پاخانہ کالا ہو جائے، تو بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے اور معائنہ کرے کہ خدا نخواستہ پیٹ میں یا خوراک کی نالی میں رگیں تو نہیں پٹھی۔ اس کے علاوہ تیسری علامات اگر اس کو محسوس ہو کہ میرا پیٹ بڑھ رہا ہے یا پیٹ میں پانی محسوس ہو، تو پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ آیا اس میں پیٹ میں پانی تو نہیں بنا، اور اگر پیٹ میں پانی تھا اس کی مقدار زیادہ تو نہیں ہوئی۔ اگر اپنا شیڈول وزٹ نہیں ہے لیکن اس کو پیٹ میں سخت درد شروع ہو گیا ہے، تو پھر بھی ایسے سیروسس کے مریض کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ابھی شیڈول وزٹ نہیں آیا لیکن اس کو بخار ہو گیا ہے جو کہ نہیں ٹوٹ رہا، پھر بھی ایسے مریض کو ڈاکٹر کے پاس پہلے جانا چاہیے تاکہ دیکھ لیں کہ کوئی پیچیدگی تو نہیں بنی۔ یا اگر شیڈول وزٹ نہیں ہے، اس میں بھی 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ یا چند ہفتے ہیں، لیکن مریض کی سانس اکڑنے لگی ہے، اس کی سانس خراب ہوتی ہے، تو ایسے علامت میں بھی اس مریض کو اب اپنے ٹائم سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، معائنہ کروانا چاہیے کہ آیا سیروسس کی وجہ سے کوئی پیچیدگی تو نہیں بنی۔ تو یہ ہے ڈاکٹر کے وزٹ کے بارے میں۔ اور جو میں نے پہلے بولا تھا کہ اپنا میڈیکل ریکارڈ سارا اس میں ایسے مریض نے عمر بھر کے لیے رکھنا ہے۔ میڈیکل چیک اپ میں ہوگا کیا؟ ڈاکٹر آپ کا ایسے مریض کا طبی معائنہ کرے گا، فزیکل ایگزامینیشن کرے گا، الٹرا ساؤنڈ کرے گا، بہت ضروری ہوگا، لیبارٹری کچھ ٹیسٹ کرے گا تاکہ پتہ چلے، جو میں نے کہا تھا کہ چائلڈ کلاس کیا ہے، اے ہے، بی ہے، سی ہے، اس میں کچھ ٹیسٹ کو وہ کرے گا جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کیے تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ سی ٹی اسکین بھی کرے اگر اس کو شک پڑتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے جگر میں کوئی رسولی یا کوئی داغ بن گیا ہے، تو یہ خدا نخواستہ کوئی خطرناک تو نہیں ہے، کینسر تو نہیں ہے، تو اس کو جانچنے کے لیے وہ سی ٹی اسکین بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میڈیکل چیک اپ کے بعد یا تو وہی دوائیں آپ کو جاری رکھے گا جو آپ کھا رہے تھے، یا ہو سکتا ہے اس کے لیے دوائیں زیادہ کریں یا کم کریں، وہ اس کا دار و مدار ہے کہ اس کی بیماری کس پوزیشن پہ ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر انڈوسکوپی بھی تجویز کر سکتا ہے، سجیسٹ کر سکتا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کے معدے میں یا خوراک کی نالی میں رگیں پھول گئی ہیں جو کہ پھٹ سکتی ہیں، تو وہ انڈوسکوپی کا بھی کہہ سکتا ہے، اور انڈوسکوپی کے بعد دیکھے گا آیا کہ اس سیروسس کی وجہ سے رگیں تو نہیں پھٹی یا رگیں تو نہیں پھولی، اگر پھولی ہیں تو آیا اس کو بینڈنگ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ جو ادویات بھی ڈاکٹر آپ کو لکھتا ہے وہ ادویات باقاعدگی سے استعمال کرنی ضروری ہیں، باقاعدگی سے استعمال کرنی ضروری ہیں۔ سیروسس کے مریضوں کو جو ادویات دیتے ہیں ان کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ پیچیدگیاں نہ آئیں، مثلا ذہنی غنودگی نہ آئے، اس کے پیٹ میں پانی نہ ہو، اس کو خون کی الٹیاں نہ لگیں، اس کو بخار نہ ہو۔ تو کچھ تو ایسی دوائیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو پیچیدگی ہوتی ہے ان کو دوبارہ آنے سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی مریض کو ایک دفعہ غنودگی آئی ہے تو ہم کچھ دوائیاں دیتے ہیں کہ دوبارہ غنودگی نہ آئے اور وہ غنودگی ٹھیک ہو جائے۔ اگر کسی مریض کو خون کی الٹیاں آئی ہیں اور پھر اس کی انڈوسکوپی ہو گئی ہے، اس کو بین لگ گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ دوائیں لکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ خون کی الٹیاں نہ آئیں۔ اگر کسی کے
मरीज के पेट में पानी जमा हो गया था और हमने दवाइयाँ दी और पेट गोलियों की वजह से वो पेट का पानी खुश्क हो गया, तो भी वो दवाइयाँ जारी रखनी होंगी। डॉक्टर हो सकता है उसको ज्यादा या कम करे, लेकिन जारी रखनी पड़ेगी कि दोबारा पेट में पानी जमा ना हो। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि जो आप जिस वजह से आपको बीमारी थी, हेपेटाइटिस बी था, हेपेटाइटिस सी था या कोई और बीमारी थी, उसका भी इलाज डॉक्टर आपको लिख सकता है। अगर वो जरासीम अभी भी जिंदा है या वो बीमारी अभी भी एक्टिव है, तो उसके लिए भी इलाज, एक एडिशनल इलाज, एक इजाफी इलाज आपके लिए डॉक्टर लिखेगा। लेकिन बात यह है कि अपनी अद्वियात का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल जरूरी है, बल्कि लाजिमी है। इसके बाद आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, आप अपना रिकॉर्ड भी रख रहे हैं, वो दवाइयों में भी बिल्कुल ईमानदारी से आप दवाई खा रहे हैं। लेकिन अगर आप खुराक कमजोर है, आपकी खुराक मुतवाजन नहीं है और तवानाई से भरपूर नहीं है, तो ये गोलियां, ये दवाइयां कोई फायदा नहीं करेंगी। तो आपको अपनी खुराक मुतवाजन रखनी है और तवानाई से भरपूर रखनी है। तो मुतवाजन और तवानाई से भरपूर खुराक खाएं, क्योंकि जब तक आपके बदन में, जब तक ऐसे मरीज के बदन में अंदर से ताकत नहीं होगी, उसकी इम्यूनिटी नहीं होगी, उसमें पावर नहीं होगा, उसका सिरोसिस काम काबू में नहीं आएगा और जो दवाइयां भी डॉक्टर ने लिखी हैं वो दवाइयां काम नहीं करेंगी। तो खुराक बेहतरीन मुतवाजन खुराक है, कोई परहेज नहीं है सिवाय इसके कि अगर जिसके पेट में पानी हो तो हम उससे कहते हैं कि नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करने, वरना एक सही मुतवाजन और तवानाई से भरपूर खुराक ही कामयाबी की जमानत है ऐसे सिरोसिस के मरीजों के लिए, कि वो उनकी बॉडी में पावर आए और उनकी पेचीदगियों से बचा रहे। इस तस्वीर में जहां मैंने फ्रूट बताए हैं, अंडे बताए हैं, सब्जियां बताई हैं, दूध बताया है, वहां पे मैंने गोश्त भी बताया है, और बड़ा गोश्त भी है, छोटा गोश्त भी है, चिकन भी है, मछली भी है, कि ये सब चीजें ये मरीज खाए, सिरोसिस का मरीज खाए। कोई परहेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। ये मैं बार बार अपने मरीजों से बोलता हूं, लेकिन बार बार जब भी मरीज आते हैं वो ये परहेज करते हैं। तो खुदा के लिए परहेज पे अपने जिगर को खराब ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि जो सिरोसिस के मरीज गैर जरूरी परहेज करते हैं, उनके पेट का पानी खुश्क नहीं होता, उनको खून की उल्टियां आती हैं, उनको बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, और उनके जिगर में अल्लाह ना करे कैंसर भी बन जाता है और बड़े स्पीड से बढ़ता है, जो कि हमारे काबू में नहीं आता। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो सिरोसिस की वजह से पेचीदगियां होती हैं, हम उन पेचीदगियों से मरीज को कैसे बचा सकते हैं, वो क्या तरीके हैं कि जिस पे मरीज इन पेचीदगियों से बच जाए। मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट बात ये कि रेगुलर बाकायदगी से डॉक्टरी मुआयना, और जो आपका मेडिकल रिकॉर्ड है या डॉक्टर ने जो कुछ आपको लिख के उसको बाकायदगी से उसका रिकॉर्ड रखना, और एक मुतवाजन खुराक खाना, और अपनी दवाइयों में नागा नहीं करना। नाजरीन, इसके बाद हम एक और वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह वही सिरोसिस के हवाले से। तब तक मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।